यह क्या डाल लीजिए, परिचय। ठीक है, लिखिए इसका। देखिए सबसे टॉप मोस्ट जिला, यहां पे एक आपको जिला दिखेगा जिसका नाम क्या है, मुरैना। तो पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊपरी जो जिला है वो कौन सा जिला है, मुरैना। ठीक है, और जो सबसे दक्षिणी जिला आपको यहां पे मिलेगा, कौन सा मिलेगा, बुरहानपुर। ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है ये, है ना, केले के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, मुमताज जो थी ना, उसकी सबसे पहली कब्र यहीं मिली थी। ठीक है, उसके जो 14वें बच्चे का जन्म हुआ था वो यहीं हुआ था, बाद में इसको कहां ले गए थे, ताजमहल। ठीक है, तो सबसे टॉप मोस्ट जिला अगर पूछेगा तो क्या हुआ, मुरैना। ठीक है, ये वो मुरैना है जहां पे गजक के लिए बहुत फेमस है, दूध के लिए बहुत फेमस है। राम प्रसाद बिस्मिल जो थे हमारे फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने एक वो बोला था ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर बाजुए कातिल में है। तो उनका मंदिर भी कहां पर है, मुरैना में है। ठीक है, और सबसे नीचे वाला दक्षिणा जिला हो जाएगा बुरहानपुर। इसके बाद ये वाला जो जिला हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, सबसे पूर्वी जिला। सबसे पूर्वी जिला आपसे पूछेगा तो क्या बोलेंगे आप, सिंगरौली। ये सीधी से अलग होकर बना था। ठीक है, इसको मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एनर्जी कैपिटल कहते हैं। कोयले का बहुत बड़ा प्लांट है यहाँ पे, रिलायंस बहुत ज्यादा इस पे इन्वेस्ट कर चुका है ना। और एक क्वेश्चन और आता है यहां से अभी करंट में, कि अभी जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, ये एक्सक्रिएशन हो रहा है, वो भी सबसे ज्यादा कहां से हो रहा है, मध्य प्रदेश में, सिंगरौली से। क्योंकि कोयला है और कोयला में सबसे ज्यादा कार्बन होता है ना। आप सुने होंगे कि कोयला 4 प्रकार का पाया जाता है भारत में। कौन कौन सा, एक पाया जाता है एंथ्रेसाइट, है ना, एक पाया जाता है बिटुमिनस, और फिर कौन सा पाया जाता है, लिग्नाइट, और एक पाया जाता है पीट। ये पूछा जाता है, उसके लिए आपको बस इतनी सी ट्रिक रखना है, जो ABL याद रखना है ट्रिक में। क्या याद रखेंगे आप लोग ट्रिक में, ABL याद रखना है। मतलब जो भारत का जो नॉर्थ वाला एरिया है, जो मध्य प्रदेश के ऊपर का आप भाग देखोगे वो नॉर्थ दिखेगा, मतलब वहां पे एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। कभी पूछेगा उस क्षेत्र के कोई भी क्षेत्र अगर पूछे, जैसे गंगा के मैदान के आसपास कौन सा कोयला पाया जाता है, आप बोल दीजिए एंथ्रेसाइट। बिटुमिनस जो हमारा मध्य प्रदेश वाला जो बेल्ट है ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मैप में देखोगे आप तो आपको वहां पे देखोगे तो वहां कौन सा कोयला मिलता है, वहां पे बिटुमिनस। और एक लिग्नाइट, तो जो भारत का साउथ वाला जो एरिया है ना, वहां पे कौन सा कोयला मिलता है, लिग्नाइट कोयला मिलता है। तो नवेली कोयला क्षेत्र, जो बहुत क्वेश्चन आता है इससे कि तमिलनाडु में है ये, तो साउथ एरिया है, तो कौन सा कोयला मिलता है, लिग्नाइट। और एक होता है पीट। तो इनमें से पूछा जाता है कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, तो क्या बोलोगे, एंथ्रेसाइट। क्यों होता है, क्योंकि उस पर कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, 80 से 90% उस पर कार्बन की मात्रा होती है, इसलिए वो एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा कोयला होता है। उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, और जो सबसे खराब कोयला होता है वो कौन सा होता है, पीट। क्यों, क्योंकि इस पर कार्बन की मात्रा कम होती है। इसको लिख लो, लिखना है, सुनना बस नहीं, लिखना भी है ना, लिख लो। एक एंथ्रेसाइट लिख लीजिए, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है। और एक और पूछा जाता है, जो कोयला होता है वो कौन सी चट्टानों में भी पाया जाता है, बताइए। ये फॉसिल होते हैं, ठीक है, जीवाश्म कहलाते हैं, जो एक समय के बाद हमारे यहां से खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने सुना होगा सेडिमेंट्री अवसादी चट्टानें, ठीक है, जो मध्य प्रदेश के आसपास ज्यादा पाई जाती है, विंध्याचल पर्वत के आसपास। ठीक है, तो सेडिमेंट्री चट्टाने में जहां पे पेट्रोलियम मिलता है, ठीक है, तो ऐसी चट्टाने मिलता है। सब लिखो, जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं आपको, लिखिए, लिखिए। जो कोयला होता है कहां पे मिलता है सबसे ज्यादा, अवसादी चट्टाने में। 3 प्रकार की चट्टाने होती है ना, अग्नय, अवसादी, और एक और कौन सी चट्टाने होती है, हाँ, कायंतिक या रूपांतरित कहते हैं, मेटामॉर्फिक कहते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, और एक और कौन सी होती है, मेटामॉर्फिक। ठीक है, 3 प्रकार की चट्टाने होती है, तो सेडिमेंट्री रॉक में सबसे ज्यादा पाया जाता है। लिखिए, लिख लिए, ठीक है, तो उसी के लिए फेमस है हमारा। और ये नॉर्थ कोल्ड फील्ड में आता है, ये जो सेंटर बना है ना सिंगरौली में, यहां पे नॉर्थ कोल्ड फील्ड के अंदर आता है, लिख लीजिए। और भोपाल से भी जो सबसे दूर जिला है, क्वेश्चन आता है, भोपाल जो सबसे दूर जिला है वो भी कौन सा है, सिंगरौली। ऊर्जा राजधानी बोलते हैं इसको, ठीक है, और इसकी कैपिटल वहां पे मानी जाती है बेड़न। लिखिए, बेड़न।
और उस करंट का जोड़ लिया ना, सबसे ज्यादा कार्बन कहां से उत्सर्जन हो रहा है मध्य प्रदेश में? सिंगरौली से। ठीक है, चलिए इसके बाद ये हो गया हमारा पूर्वी जिला, और यहां हो गया एक पश्चिमी जिला। कौन सा है सबसे पश्चिमी जिला? कौन सा है? अलीराजपुर। ठीक है, ऊपर झाबुआ मिलेगा, नीचे मिलेगा अलीराजपुर। बेड़न इसकी कैपिटल है, यहाँ पे माना जाता है, इसका हेडक्वार्टर है मेन, जो ऊर्जा का ना हेडक्वार्टर है कहाँ पे? बेड़न में, सिंगरौली में ही। अभी और जब हम जिले वाइज पढ़ेंगे तब मैं और बताऊंगा, अभी बस आप इंट्रोडक्शन देखिए। अलीराजपुर यहाँ का एक नूर जहां करके आम बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है। ठीक है, 3 से 4 किलो का एक आम होता है। ठीक है, एक नूर जहां वो थी जो जहांगीर की पत्नी थी, याद है, मेनू रिस्सा जिसे कहते थे। और एक ये नूर जहां, ये आम की वैरायटी है अलीराजपुर, और इसके ऊपर आपको एक जिला मिलेगा झाबुआ, तो उससे अलग होकर बना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि सबसे जो नॉर्थ वाला जिला है मध्य प्रदेश का वो कौन है? मुरैना। ठीक है, यहाँ जो कछवाहा वंश का सिकोनिया करके एक वो पाया जाता है, वंश का मंदिर भी पाया जाता है। 64 योगिनी जो संसद बनी है ना हमारी, तो 64 योगिनी मध्य प्रदेश में कई जगह देखने मिलेगी आपको, एक जबलपुर में भी देखने मिलेगी, मगर जो एक यहाँ पे 64 योगिनी जो मंदिर है ना, उसी की आकृति की कॉपी की है जो संसद भवन बना था। ठीक है, लुटियंस और बेकर्स ने बनाया था उसको। ठीक है, समझ में आ रहा है? 1924 में। ठीक है, अब अभी फिर से नया संसद भवन बन रहा है, जो दिल्ली आप जाओगे राजपथ के पास, तो उस रोड में जहां पे रायसीना हिल्स पड़ती है, जहां पे राष्ट्रपति भवन है, उसके साइड में आपको वहां पे क्या मिलेगा? अभी नया क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? संसद भवन बन रहा है। और कौन बना रहा है? टाटा ग्रुप बना रहा है। ठीक है, कौन बना रहा है? टाटा ग्रुप बना रहा है। ठीक है, याद रखना। और किसकी कॉपी थी जो पुराना वाला संसद भवन थी? मुरैना के जो 64 योगिनी मंदिर थी ना, इसकी थी। यहीं से एक बार और आपके कांस्टेबल में क्वेश्चन आ गया था, जो अपने अगर जो एपिक्स होती है ना अपनी महाभारत में कौन थी? कुंती ने जो उनके पुत्र थे शूर, उनको किस नदी में बहाया था? तो वो नदी यहीं पे बहती है, उस नदी का नाम था आसन नदी। तो कभी कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेती है, तो लिख लीजिए यहां पे आसन नदी। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ के एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिया। अगर पूछेगा दूध के लिए सबसे नंबर 1 है मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कहाँ होता है? मुरैना, गजक, मुरैना। ठीक है, और किसके लिए? अच्छा, ये वाला जो बेल्ट है, यहाँ पे क्या होता है? सरसों का भी बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। सरसों, जिससे राई का तेल निकलता है ना, वही जो होता है सबसे ज्यादा यही उत्पादन होता है, तो इसको सरसों की हांडी भी बोलते हैं ऊपर वाले क्षेत्र को। ये उत्तर का पठार है ना, उत्तर मध्य का पठार आता है कि नहीं? ये वही है, अभी सब बताऊंगा मैं आपको, बस थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन समझिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके बाद ये हो गया हमारा। ठीक है, तो पूछेगा आपसे सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? ये ईस्ट जिला कौन सा है? तो सिंगरौली। सबसे दक्षिण जिला कौन सा है? बुरहानपुर। और सबसे पश्चिमी जिला पूछेगा तो अलीराजपुर। ठीक है, अब देखिए अलीराजपुर है और एक सिंगरौली, ये जिला बने कब? ये नए जिले बने हैं, तो इसका एक कोड लिखिए 80। क्या लिखिए? कोड 80, इन दोनों का लिखिए। ठीक है, 80 आ रहा है ना, 80 मतलब 8 आ रहा है, मतलब 2008 में बना है। एक चीज कंफर्म। और ये इधर कौन सा हो रहा है? पश्चिमी जिला, तो अलीराजपुर बना है, इधर से इसका हो जाएगा अलीराजपुर, और सा से हो जाएगा सिंगरौली। समझ में आया? और 80 आ रहा है तो 2008 में बना था, मगर अब डेट पूछ लेता है, तो पहले आ रहा है ना, तो 17 मई 2008 को बना है ये, और ये बना है 24 मई 2008 को। समझ में आ रहा है? तो आपको कोड याद रखना है 80। ठीक है, पूरा बस 80 याद रखोगे तो आपको मिल जाएगा। 2008 में दोनों जिले बने हैं। इधर आ रहा है ना इस साइड, तो पश्चिमी जिला होगा मध्य प्रदेश का, तो कौन सा है? अलीराजपुर। और सा से सिंगरौली जो होगा वो कौन कहां बना है? इस साइड बना, पूर्वी जिला, तो 24 में। आ रहा है समझ में? और सन तो आपको याद है 2008। ठीक है, तो आया है समझ में कुछ, है ना? अब देखिए यहां से थोड़ा सा लोकेशन देख लिए। यहां पे सबसे जो ऊपर जिला पड़ता है ना, ये मुरैना है। मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म से लिख रहा हूं, आप समझ जाना। मैप में देख लीजिए, मुरैना है। एक बार लोकेशन देख लीजिए, यहां पे श्योपुर। ये मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा कुपोषण कहीं देखने मिलेगा तो वो कहां देखने मिलेगा? श्योपुर में। और 2018 में मध्य प्रदेश का 12वां नेशनल पार्क यहीं पे बना है, पालनपुर क्रोनो। ठीक है,
और अभी हमारी नाम्बिया से डील चल रही है, यहाँ पे हम चीता ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं? चीता लाके उनका हैबिटेंट बना रहे हैं, उनके अनुकूलन बना रहे हैं, यहाँ पे जो जैसा उनका वातावरण है ना वैसा रहने का यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, कहां पर? श्योपुर में। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसे कुपोषण का लिए जाना जाता है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, कुपोषण या माल न्यूट्रिशन कहां देखने मिलेगा? श्योपुर में। ठीक है, और क्या देखने मिलेगा यहाँ पे? मैंने बताया 2018 में यहाँ पे मध्य प्रदेश का 12वां राष्ट्रीय उद्यान पालनपुर क्रूनो बना है। ठीक है, जहां से कहां से चीता ला रहे हैं, ये अभी डील चल रही है करंट में। नाम्बिया, ये अफ्रीका में एक देश है जिसकी कैपिटल है विंड हॉक। आप वेस्टर्न अफ्रीका जब देखेंगे, सहारा सबसे बड़ा डेजर्ट नाम सुने ना, उसके आसपास एक देश पड़ता है नाम्बिया, और वहां से हम चीते ला रहे हैं। और कहां रखेंगे उनको? यहां पे रखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? कहां पे? श्योपुर में। तो 2018 में यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान बना है। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे तब मैं और बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे एक लोकेशन में आपको एक श्योपुर दिखेगा, एक मुरैना दिखेगा और ऊपर दिखेगा एक भिंड। तो ये तीनों जिलों के मिलाके एक संभाग बनता है मध्य प्रदेश का, जिसका नाम है चंबल संभाग। तो उसका कोड है, आप लिख सकते हैं भीष्म। भीष्म लिख सकते हैं, भीष्म जो कोड है, इससे आपको चंबल संभाग क्लियर हो जाएगा। भिंड, मुरैना और श्योपुर, तो आपका चंबल संभाग क्लियर हो जाएगा। और चंबल संभाग अभी बहुत, चंबल वहां का एक अभ्रण्य भी बहुत फेमस है घड़ियाल के लिए, क्योंकि वो आजकल एक्सटिंक्ट हो गए हैं, विलुप्त प्रजाति में आने लगे हैं। ठीक है, तो घड़ियाल जो है, यहाँ पे एक घड़ियाल अभ्रण्य भी है। ठीक है, कहां पर? चंबल पर। तो ये लिख लीजिए कोड, भिंड, श्योपुर और मुरैना, ये 3 जिलों के मिलाके बनता है चंबल। यहाँ का आपने फूलन देवी का नाम सुना होगा, जो यहाँ की डेक्कन क्वीन कहा जाता था, डाकू थी वो। पूछा जाता है, उससे क्वेश्चन आ चुका है कि वो किसके समय आत्मसमर्पण की थी। तो क्या बोलोगे? अर्जुन सिंह उस समय, जो चुरहट सीधी के भाजपा के बहुत बड़े गद्दावर नेता हैं, उन समय जब वो मंत्री थे हमारे यहाँ पे, 1970 के आसपास की बात है, तब उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। तो क्वेश्चन आता है फूलन देवी। ठीक है, चंबल की बिहड़ों के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, और मुरैना से ही चंबल नदी भी बहती है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सॉइल इरोजन होता है, माने बहुत ज्यादा मृदा अपरदन होती है। जो बाढ़ आती है ना, उससे नदी का क्या होता है, बहुत ज्यादा कटाव हो जाता है, और उसी कटाव से एक घाटी या रिफ्ट वैली बन जाती है, और उसी रिफ्ट वैली में बहती है मां नर्मदा। जो नर्मदा है ना, वो पूरी रिफ्ट वैली में बैठती है। इसलिए आप देखोगे कभी यहाँ पे देखो कोई नाव का ट्रांसपोर्ट होता हो, क्योंकि नहीं, क्योंकि रिफ्ट वैली पत्थर पाए जाते हैं, तो नाव कैसे चलेगी? क्योंकि गंगा में ये सब चीज नहीं पाई जाती। ठीक है, गंगा में समतल पानी रहता है, और जहां पे समतल पानी रहेगा वहीं तो नाव चलेगी। इसलिए नर्मदा में कभी भी कोई नाव नहीं चलती है। आपने देखा है, जहां पे समतल पानी, मतलब जो मछुआरे हैं वो मारते हैं, जो बड़ी बड़ी शिप होती है या ट्रांसपोर्ट हो, तो ऐसा आपको देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रिफ्ट वैली में पूछती है। तो क्वेश्चन भी आता है ये, है ना, कि रिफ्ट वैली में जो बहती है, ये भ्रंश घाटी कहते हैं इसको। जब कटाव होता है ना, बाढ़ आती है, तो एक कटाव होकर एक गड्ढा बन जाता है, और गड्ढा बन जाता है तो गड्ढा जो कटाव से बनते हैं ना, तो मिट्टी वहां की चले जाती है, तो कहीं ऊपर कहीं नीचे रहता है, जिससे वहां के पत्थर है, कंकड़ रहते हैं, जिसकी वजह से वहां पे नाव चल नहीं पाती है। समझ में आ रहा है? चलिए, अब यहां पे इसके बाद एक लोकेशन देखोगे आप, ये हो गया चंबल संभाग। चंबल कोई जिला नहीं है, ठीक है, चंबल एक क्या है, इसको पूरे एरिया को संभाग को बोला जाता है। और यहीं पे एक घड़ियाल भी फेमस है, चंबल अभ्रण्य, लिख लीजिए, बहुत फेमस है घड़ियाल के लिए। किसके लिए फेमस है? घड़ियाल। चंबल या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल लीजिए, या अभ्रण्य बोल लीजिए। ठीक है, चंबल अभ्रण्य, और किसके लिए फेमस है? लिखिए घड़ियाल, बहुत इंपॉर्टेंट है घड़ियाल। अच्छा, इसी के साथ लिखिए 3 और हमारे यहां पाए जाते हैं। एक पाया जाता है केन। केन अभ्रण्य भी घड़ियाल के लिए फेमस है। और कहां पे है केन? कोई बताएगा किस नदी की? मैंने आप लोग को बताया भी है, किस नदी किनारे बस, वो किस राष्ट्रीय उद्यान के बीच से निकलती है केन नदी? पन्ना, बताया था ना। तो पन्ना और छतरपुर में ही केन नदी बहती है। जो का आ रहा है ना, तो कैमूर पर्वत, ठीक है, और का आ रहा है तो कटनी के किनारे ही बसा है। वैसे कटनी नदी के किनारे बसा है, और आपसे जब क्वेश्चन जो पूछेगा तो वो कौन सा है? केन नदी। केन नदी किनारे ही बसी है कौन? कटनी, चूना नगरी जिसे कहते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, एक हो गया केन अभ्रण्य, एक चंबल अभ्रण्य, और एक और लिखिए सोन अभ्रण्य। तो सोन अभ्रण्य कहां पर है? शहडोल में, है ना। और इसी पे एक देवलोत करके एक डैम भी बना है सोन नदी में। ठीक है, तो ये 3 अभ्रण्य पूछा जाता है कि किसके लिए फेमस है, और तीनों की तीनों घड़ियाल के लिए फेमस है। ठीक है, आ रहा है समझे? लिख लीजिए,
सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, जब हम पर्टिकुलर जिले वाइज पढ़ेंगे ना तो मैं उसमें आप लोग को सब बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक और दिखेगा, एक संभाग यहाँ पे है ग्वालियर। इसके नीचे आप देखोगे तो ग्वालियर दिखेगा आपको, और इसके नीचे दिखेगा दतिया। तो यहाँ की आपको अभी पीताम्बरा पीठ देवी बहुत फेमस है, एक दंतेश्वरी नाम की देवी के नाम पे यहाँ पे रखा गया था, ठीक है। और दांतों से हम किसी भी चीज खाने को क्या देते हैं, अंजाम देते हैं। तो अंजाम करके पेपर कहां से निकलता है, दतिया से। जो हमारे दांत रहते हैं वो सबसे ज्यादा गीले रहते हैं ना, इसका मतलब ये जिला सबसे ज्यादा सिंचित जिला है। समझ में आ रहा है, कैसे याद रखोगे, दांत को पकड़ना है आपको। दंतेश्वरी देवी के नाम पर इसका नाम रखा गया है दतिया। जो हमारे अभी गृह मंत्री हैं, कौन है गृह मंत्री मध्य प्रदेश का, कौन है, नरोत्तम मिश्रा। ये उनकी विधानसभा क्षेत्र है, यहीं से वो चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। जो हमारे अभी वर्तमान में गृह मंत्री और जेल मंत्री हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर कहेंगे उनको, या जेल मिनिस्टर कहेंगे, ठीक है। नरोत्तम मिश्रा वो दतिया के हैं। तो पीताम्बरा पीठ लिख लीजिए। और वो कौन सी मुखी है, आजकल क्वेश्चन आते हैं वो कौन सी मुखी है, जैसे महाकाल को पूछता है, भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी, वो दक्षिण तरफ देख रहा है, तो ये क्वेश्चन आते हैं। वैसे इनका पूछा जाता है कि पीताम्बरा पीठ कौन से मुखी है, बताइए कौन सी मुखी है, बंगलामुखी। कौन सी है, ये भी बंगलामुखी है। और त्रिकूट पर्वत में बैठी है मां शारदा, वो भी कौन सी मुखी है, बंगलामुखी है, ठीक है। तो यहां पे आपको एक जिला मिलेगा दतिया। ये मध्य प्रदेश का पहला क्या था, कोई बताएगा, मध्य प्रदेश का पहला क्या नगर पालिका था, बताया था ना 1907 में सबसे पहला क्या बना था, नगर पालिका बना था। और हमारे यहां सबसे पहली नगर निगम कौन थी, जबलपुर। कब, 1864 में बनी थी, 1864। और भारत की सबसे पहली नगर निगम कहां बनी थी, बताइए, आप लोगों को बताया था मैं, मद्रास 1687 में, ठीक है, बताया था ना। चलिए इसके बाद देखिए, अब देखिए यहां से ग्वालियर संभाग शुरू हो जाता है। अब जो भी जिले आएंगे ना तो वो ग्वालियर में आएंगे। और इसी ग्वालियर में इसका मेन नाम आपको जोड़ना है ग्वाले से, ठीक है। क्या जोड़ना है, ग्वाले से, ठीक है, ग्वालियर को। तो यहाँ पे एक गोपांचल पर्वत भी मिलेगा। ये बुंदेलखंड का सबसे ऊंचा चोटी है, वो पर्वत है। यहाँ पे बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी मिलेगी। कौन सी चोटी है बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी, बताइए कौन सी, धूपगढ़ किसकी है, सतपुड़ा की है। और वो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, 1350 मीटर की, पचमढ़ी में मिलती है, जिसे हमें सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। और जो मैं बता रहा हूं बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी जो आपको मिलेगी वो कौन सी है, सिद्ध बाबा की चोटी है ना। कितनी है, अच्छा ये लिख लियो ना आप लोग, यहां पे आपको एक चोटी मिलेगी, सिद्ध बाबा की चोटी, 1172 मीटर इसकी हाइट है। और इसको पूछा जाता है ये बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। बुंदेलखंड का क्षेत्र शायद तक आप जो सागर संभाग आप देखे होंगे उस साइड पूरा बुंदेलखंड ही बोला जाता है, ठीक है। राई नृत्य बहुत फेमस है बुंदेलखंड का। बबूलिया जो होता है ना, बा से जोड़ना है आपको, तो बबूलिया जब अपन पढ़ेंगे ये सब बुंदेलखंड के वहां के लोक नृत्य है, वहां बोली भी जाती है, ठीक है। जबलपुर तक बुंदेलखंडी देखी जाती है, ठीक है। अब हमारे यहाँ से कुछ ट्राइब्स पाए जाते हैं, गौड़ या वो, नहीं तो हमारे यहाँ भी जनरली बुंदेलखंड जो हम बोल रहे हैं वही बुंदेलखंडी का पार्ट है। मगर हमारी ट्राइब्स के यहाँ हमें ना देख के यहाँ ज्यादातर हमारे यहाँ ट्राइब्स जिला है ना हमारा ट्राइबल, तो यहाँ उनको जो जैसे गौड़ है, बैगा है, तो लोग गौड़ी या बैगा बोली जाती है हमारे यहाँ, अगर पूछेगा। पर हमारे यहाँ भी क्या मिलती है, बुंदेलखंडी मिलती है, ठीक है। सागर, दमोह, पूरा बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, और जबलपुर तक भी पूरी क्या बुंदेलखंडी बोली जाती है। जो हमारे यहाँ की क्षेत्रीय भाषा है या रीजनल भाषा बोलेंगे, ठीक है। चलिए ग्वालियर की तरह आपने यहाँ पे देखना, यहाँ दतिया है, ठीक है। ये सब किसके संभाग में आ रहे हैं, ग्वालियर संभाग में आ रहा है। फिर आप यहाँ पे देखोगे गुना, एक गुना जिला मिलेगा आपको। एक मिलेगा यहाँ पे राजगढ़, हाँ ग्वालियर में आता है। यहाँ पे एक चिड़ी खो है जिसे क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश का कश्मीर। हाँ राजगढ़ भोपाल में आता है, ठीक है। हाँ ठीक है, राजगढ़ कहाँ पे आता है, भोपाल में आता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको और जिला दिखेगा, एक कौन सा, शाजापुर, ठीक है। इससे अलग होकर यहाँ पे क्या बना है, आगर मालवा, एक आगर मालवा एक जिला मिलेगा ना। इसके ऊपर आपके यहाँ पे दिखेगा एक नीमच,
जहां पे गरीब बैंक, हेलमेट बैंक है, अभी सब अपन डिस्कस करेंगे। इसके नीचे यहाँ पे एक जिला दिखेगा मंदसौर, और फिर उसके नीचे दिखेगा रतलाम। ये जो आप आकाश नमकीन खाते हैं वो यहीं पे बनता है, ठीक है। अंगूर का रिसर्च सेंटर भी कहां पर है? रतलाम में। इसके नीचे आपको एक जिला दिखेगा झाबुआ, और झाबुआ के नीचे दिखेगा अलीराजपुर, ठीक है। ये लोकेशन आप देखिए, मैं बता रहा हूं बस आपको। अब देखिए ग्वालियर के इधर और क्या आता है? शिवपुरी, एक शिवपुरी पड़ेगा, और ये पहली पर्यटन नगरी थी। पहली क्या थी? पर्यटन नगरी थी, ठीक है। और हाँ, एक अशोकनगर है, और ठीक है 5 जिले आते हैं, एक ग्वालियर में आते हैं, मतलब एक आता है गुना, एक आता है अशोकनगर, एक आता है शिवपुरी, और एक आता है दतिया। ये 5 लोग को मिला के ग्वालियर संभाग बनता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आप यहां देखोगे एक नया जिला बना है अभी, टीकमगढ़, सॉरी निवाड़ी। एक निवाड़ी एक यहाँ पे जिला बना है जो टीकमगढ़ से अलग होके बना है। तो ये वाला जो क्षेत्र है पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसी के नीचे आपको यहाँ पे एक सागर मिलेगा, ठीक है। सागर के बाद, निमाड़ी के बाद यहाँ पे आपको पन्ना मिलेगा, है ना। पन्ना के बाद और यहाँ से आपको बघेलखंड शुरू हो जाएगा, सतना, सतना के बाद रीवा, है ना, सीधी। यहाँ पे एक और संभाग शुरू हो जाएगा, शहडोल, ठीक है। शहडोल के बाद इधर उमरिया मिल जाएगा। मतलब ऐसे मिलते जाएंगे आपके पूरे जिले के। मैं एक लोकेशन आपको बता रहा था, आप लोग और मैप में देखोगे मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे एक जबलपुर संभाग मिल जाएगा, यहाँ पे भोपाल मिल जाएगा, ठीक है। तो भोपाल के इस तरफ आपको रायसेन मिल जाएगा, विदिशा मिल जाएगा, ठीक है। हरदा मिल जाएगा। हरदा कौन सा संभाग में आता है? होशंगाबाद संभाग, ठीक है। नर्मदापुरम, हाँ आजकल नर्मदापुरम बोल दिया गया है, 2008 में उसका नाम ही चेंज कर दिया गया। तुम्हारा अभी हाल ही में ही नर्मदापुरम, और यह माखन नगर जो बाबई के नाम जाना जाता था, जो किसकी जन्मभूमि है? माखनलाल चतुर्वेदी की, तो उसको भी जाने लगा है, ठीक है। तो उसका नाम भी अब क्या माखन नगर कर दिया गया है बाबई का। ये भी कहां मिलेगा? होशंगाबाद में, ठीक है। और नर्मदापुरम का नाम अभी हाल ही में चेंज किया है, कब? 2008 में कर दिया गया था, मगर अभी उसका नाम चेंज कर दिया गया होशंगाबाद संभाग का। तो होशंगाबाद जिला हरदा और बैतूल को मिला के ही होशंगाबाद या नर्मदापुरम बोला जाता है, ठीक है। वो आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे, सतपुड़ा के आसपास के क्षेत्र देखने मिलेगा, ठीक है। तो कुछ लोकेशन समझ में आई, है ना। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जबलपुर मिलेगा, ये अपना मंडला इस साइड मिलेगा। ये पक्षी के चिन्ह में पूछा जाता है कि जो पक्षी के चिन्ह में जो एक जिला मिलेगा वो कौन सा है? ये आकृति आपको दिख रही है पक्षी जैसी, तो बालाघाट। तो बाघ से जोड़ना है कि वो बाज जो होता है ना, बाज, बाज पक्षी, उसके जैसे कौन सा जिला दिखता है, उसकी आकृति दिखती है बा से बालाघाट। और अगर इसी को भारत में पूछ ले कि भारत में पक्षी जैसी आकृति वाला कौन सा राज्य है, तो क्या बोलोगे आप? असम। कौन सा है? असम है। कौन सा है? असम। समझ में आ रहा है? चलिए अब इसका एक परिचय लिखिए। तो इस तरह टॉपिक वाइज और जिले वाइज हमें एक एक करके पूरा मध्य प्रदेश खत्म करना है, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर लिखिए परिचय या इंट्रोडक्शन। लिखिए, सबसे पहले लिखिए इसका नामकरण लिखिए। नामकरण, क्या नाम है इसका? मध्य प्रदेश का। सबसे पहले बताइए इसे, इसका नाम क्या है? मध्य प्रदेश, ठीक है। बहुत से नाम है इसका। एक तो मध्य प्रदेश, क्यों? क्योंकि ये भारत के मध्य में है, ठीक है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश कहते हैं। दूसरा कहते हैं हृदय प्रदेश, ठीक है। दूसरा लिखिए हृदय प्रदेश, हार्ट ऑफ इंडिया, हृदय प्रदेश। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भारत के बीचों बीच में है, ठीक है, इसलिए इसको हृदय प्रदेश। और क्वेश्चन आता है इसको हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने दी थी? किसने बोला था कि ये हृदय प्रदेश है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो लिख लीजिए इसकी संज्ञा जो दी थी वो किसने दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया और विश्व इतिहास की एक झलक इनकी किताब है, ठीक है। लिख लीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संज्ञा दी थी इनको हृदय प्रदेश की। और 14 नवंबर, जिस दिन आप बाल दिवस मनाते हैं, 1889 को इनका जन्म होता है। कहां पे?
इलाहाबाद में। आजकल उसका नया नाम क्या कर दिया गया है, प्रयागराज, है ना। कभी इलाहाबाद नाम दिया था किसने, अकबर ने। ठीक है, लिखिए 14 नवंबर 1889 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। ठीक है, और इनकी किताब लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और विश्व इतिहास की एक झलक, ग्लिम्स ऑफ अ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, ये इनकी किताबों का नाम है। ठीक है, और ये आप लोग तो सब जानते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, तो इन्होंने हृदय प्रदेश की संज्ञा दी थी। और मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है, कोहिनूर स्टेट, कोहिनूर स्टेट। अब कोहिनूर इसलिए बोला गया क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा अगर डायमंड कहीं मिलते हैं तो वो यहां मिलते हैं, और वो भी एक जिला है, कौन सा, पन्ना। ठीक है, इसलिए इसको यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, कोहिनूर। वैसे जो कोहिनूर हीरा निकला था वो कुडप्पा रॉक में पाया जाता है, और मैं आप लोग को एक बार बताया भी था कि कोहिनूर हीरा कहां मिलता है, ये गोलकुंडा की खदान से निकला था। और जब नादिर शाह ने करनाल का युद्ध लड़ा था 1739 में, और जब हमारे यहाँ मोहम्मद शाह रंगीला से जब ले गया था, तब उसी ने ये नाम दिया था कोहिनूर, है ना। कभी बताऊंगा आपको कोहिनूर की कहानी कैसे कहां से कहां पहुंची, और आज ये ब्रिटिश में वहां पे म्यूजियम में रखा हुआ है। ठीक है, कोहिनूर स्टेट। दूसरा इसे बोलते हैं नदियों का मायका, मतलब होम ऑफ रिवर। नदियों का मायका या होम ऑफ रिवर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा नदियां कहां दिखने मिलती है, मध्य प्रदेश में। बहुत सी नदियां हैं, आप लोग को मैंने कोड ही बताया था, नाच, एसटी, बेटी। सबसे बड़ी नदी कौन सी है हमारे यहाँ की, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदियों का कोड बचाया था, नाच, एसटी, बेटी। ठीक है, तो ना से आएगा नर्मदा, चंबल, तीसरी है सोन, ताप्ती, और फिर है बेतवा, और फिर है टोन्स। ये 5 नदी है जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो नर्मदा की जो लंबाई है 13-12 किलोमीटर है, अमरकंटक से निकलती है, मैकल की पुत्री है ये, है ना। और क्वेश्चन आ चुका है, शिव की पुत्री भी कहा जाता है इसे, टालमी ने इसे नमोदश कहा है, रेवा भी इसी का नाम है। ठीक है, तो नर्मदा कहां से निकलती है, अमरकंटक से। वैसे अमरकंटक से 3 नदी निकलती है ना, उसका भी कोड लिख सकते हैं आप, जश्न, याद रखिए जश्न। ये 3 नदी है, एक है जोहिला, दूसरी है सोन, और तीसरी है नर्मदा। ये 3 निकलती है। ठीक है, और जो मैकल पर्वत है ना, उसकी किरार घाटी, मतलब हमारे और छत्तीसगढ़ में, आप लोकेशन में देखोगे तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों के बीच में पड़ती है पहाड़ी, और वहां की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक 1047 मीटर की। ठीक है, वहां से 3 नदी निकलती है, एक होती है जोहिला, एक होती है सोन, और होती है नर्मदा। ठीक है, तो जोहिला सोन की सहायक नदी है, और सोन चले जाती है कहां पे, सीधे गंगा में मिल जाती है। ठीक है, और देवलोथ करके शहडोल में एक डैम बनाती है। ठीक है, और इसी की एक सहायक नदी है रिहंद, यूपी में मिलेगी ये, क्योंकि कहां चले जाती है, पटना में जाके मिलती है। आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे तो राजा उदयन थे जो बिंबिसार वंश के थे, उन्होंने सोन और गंगा के संगम में बसाए थे पटना। ठीक है, जो नाम आप सुनते हो पाटलिपुत्र, इस नाम को बदल दिया था शेरशाह सूरी ने कभी। ठीक है, तो वहां पे क्वेश्चन भी आता है कि उज्जैन ने जो बसाया था सबसे पहले पाटलिपुत्र, उसका वो कौन से, गंगा और सोन के संगम में। तो ये कहां जाके, पटना के पास हमीरपुर में जाके मिल जाती है। ठीक है, चलिए, तो नर्मदा की लंबाई 13-12 किलोमीटर है हमारे यहाँ पे, मगर ये टोटल लेंथ है इसकी, क्या है, कुल लंबाई है। ठीक है, कुल लंबाई है, कितनी है, 13-12 है, मगर मध्य प्रदेश में कितनी बहती है ये, 1077। ठीक है, और इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा डैम भी आपको देखने मिलेंगे तो नर्मदा में देखने मिलेंगे, जलप्रपात भी है तो नर्मदा में देखने मिलेंगे, दूध धारा, धुआंधार जलप्रपात, ठीक है, और अपना कपिल धारा। ठीक है, और इस पे भी जो पहला डैम बनता है ना, जो अपने यहां से गुजर रही है, बरगी डैम बनता है, 1980 में बना था। वो है वैसे बरगी नदी में ही, पर बरगी नर्मदा की एक सहायक नदी है, तो नाम से जाता है, और उसको रानी अवंतीबाई डैम भी कहते हैं। तो कभी अगर आपसे पूछ ले कि नर्मदा नदी में सबसे पहला डैम कौन सा बना है, तो क्या बोलोगे, बरगी डैम, जो जबलपुर के पास है। ठीक है, और वहां पे किसकी समाधि है, कोई बताएगा, बरगी में, जबलपुर के बरगी के किसकी समाधि है, हाँ, अवंतीबाई कहां से थी, मंडला से थी ना, तो उनकी समाधि मंडला में मिलेंगी। दुर्गावती जबलपुर की रानी थी ना, संग्राम साथ से सिंगौरगढ़ नाम सुने होंगे आपने, दमोह के पास जो है,
तो वो है, तो उनकी वहां पे नरई नाला पड़ता है, वहां पे उनकी समाधि देखने मिलेगी आपको, किसकी? रानी दुर्गावती की। ठीक है। दूसरी नदी कौन सी है? चंबल, 965 किलोमीटर बहती है ये। ठीक है, 965 किलोमीटर बहती है। कौन सी? चंबल नदी। कहां से निकलती है ये? इंदौर के पास जाना पाव नाम की एक पहाड़ी है, वहां से निकलती है चंबल, और ये यहां से निकलती है, यहां से फिर राजस्थान, और राजस्थान के बाद यूपी भी जाती है। और ये किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? यमुना की। यमुना यमुनोत्री से निकलती है, और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो कि इलाहाबाद में जाके मिलती है, और उसी को साइड से, और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है? चंबल है। ठीक है। इसके बाद आती है सोन। ठीक है, सोन नदी, तो आपको पता है कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। और कहां पे मिल जाती है ये? गंगा से मिल जाती है। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 780 किलोमीटर है। ठीक है। इसके बाद ताप्ती। ताप्ती नदी कहां पे? बैतूल, जो बैतूल जिला आपने सुना होगा ना, वहां का मुल्ताई से, ये और वर्धा दोनों नदी वहीं से निकलती है, जहां से मुक्तागिरी एक जैन तीर्थ है, वो भी बहुत फेमस है। ठीक है। तो ताप्ती की लेंथ है 724 किलोमीटर। ताप्ती, ये गुजरात भी जाती है। जो उकाई परियोजना है, काकरावाड़ा जो परियोजना है, सब किस पे बनी है? ताप्ती नदी पर बनी है। ठीक है। और ताप्ती और नर्मदा आप लोग को पता है, सतपुड़ा जो पर्वत है हमारे ना, दो पर्वत हमारे यहाँ पाए जाते हैं, एक पाया जाता है विंध्याचल, और नीचे पाया जाता है कौन सा? सतपुड़ा। तो दोनों के बीच से नर्मदा बहती है। ठीक है। ऊपर ये जा रहा है, क्या? विंध्याचल जा रहा है, ये गुजरात से लेके झारखंड तक जा रहा है ये पर्वत। ठीक है। और वही हमारे मध्य प्रदेश से भी गुजरता है, और नीचे से गुजरता है सतपुड़ा। ये है विंध्याचल पर्वत, और नीचे जा रहा है सतपुड़ा, और इन्हीं के बीच से बहती है नर्मदा। तो पूछा जाता है कि नर्मदा किस नदी से बहती है, किस दो पर्वत के बीच से बहती है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा से। और इसी के नीचे आपको यहाँ पे मैकल श्रेणी देखने मिलेगी। ठीक है, मैकल। तो मैकल और सतपुड़ा के बीच से एक नदी बह रही है जिसका नाम है ताप्ती। और ताप्ती और नर्मदा दोनों ही क्या है? समांतर है। पूछा जाता है कौन सी नदी है? ताप्ती। तो ये समांतर बह रही है। ठीक है। ये मुल्ताई से निकलती है और ये अमरकंटक से निकलती है, और इनकी दिशा कैसी है? उल्टी दिशा है। ठीक है, उल्टी दिशा में बहती है। मतलब ये कहां से बहती है? पूर्व से पश्चिम बह रही है। ठीक है। और कहां पे गिरती है नर्मदा? अरब सागर में। इस तरफ आप देखोगे तो अरब सागर आपको मिलेगा। गुजरात के पास भरूच है, वहां के खंभात की खाड़ी में गिरती है, और उसके बाद कहां चले जाती है? अरब सागर में चले जाती है। और ताप्ती भी। तो ये जो नदी है ना, ये क्या बनाती है? एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। डेल्टा और एस्चुरी में अंतर क्या है बताइए? क्या होती है? देखिए, जो अपसादी चट्टानें होती है ना, आप इस तरफ जो मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां देखेंगे आप, सारी नदियां तो वहीं गिरती हैं, बस कुछ ही को छोड़ के। एक ये है साबरमती है, और एक लूनी नदी है। ठीक है। तो ऐसी, और ये माही नदी, एक माही, तीन नदी हमारे यहां से उल्टी बहती हैं। ताप्ती, एक ताप्ती नदी बहती है, एक नर्मदा बहती है, और एक माही नदी। ये गिरती है कहां पे? खंभात की खाड़ी में। और ये क्या करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। क्यों? क्योंकि एस्चुरी का निर्माण वो करती है जो ज्यादा से ज्यादा अपसादी चट्टान ले जा नहीं सकती। और क्यों? क्योंकि उस तरफ ढलान कम रहती है, धाराएं इनकी कम रहती है। मतलब जैसे जितनी गंगा का प्रवाह है या फ्लो है, उतना इनका नहीं रहता। तो जिनका ज्यादा प्रवाह है तो वो क्या करेंगे? ज्यादा अपसादी ले जाएंगी, और उन्हीं अपसादी से डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा का निर्माण मतलब वो कई धाराओं में तोड़ दिया जाता है। जो नदियां जाती है ना, तो वो डेल्टा आपके वहां अपने साथ बहुत सारे मिट्टी, गार या रेत और वो सब सिल्ट, ये सब लेके जाती है ना, तो वहां पे डिपॉजिट करते जाती है, और डिपॉजिट करते जाती है, और उससे कई धाराएं बढ़ जाती है, तो उसको डेल्टा कहा जाता है। और जो एस्चुरी होती है वो कई धाराएं नहीं बनाती, वो सीधे, ये मुहाना है, दोनों को वैसे माउथ कहते हैं, मुहाना कहते हैं, मगर ये क्या कहते हैं? ज्यादा अपसादी नहीं ले जा पाती। क्यों? क्योंकि इनमें इनकी इतनी धाराएं नहीं रहती, और इस तरफ इतना ढलान नहीं है। इसलिए आप कभी भारत को देखोगे, जो उसका प्रायद्वीप भारत देखोगे, तो एक उस पर कौन सा? पूर्वी घाट और एक पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट साइड ढलान कम देखने मिलेगी, और बंगाल की खाड़ी तरफ आपको क्या देखने मिलेगी? ढलान ज्यादा। इस तरफ जो सारी नदी इस तरफ गिरती है ना, वहां पे ढलान ज्यादा, तो ये अपसादी क्या करेगी? ज्यादा ले जाएंगी। तो क्वेश्चन भी आया है कि जो बंगाल की खाड़ी में जो रहती है, जो नदियां गिरती हैं, वो किसका निर्माण करती है? डेल्टा का। और जो अरब सागर में करती है, वो किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का। क्यों? समझ में आया? एक मेन रीजन है कि ये अपसादी कम ले जाती है, और इस तरफ ढलान आपको कम देखने मिलेगी। और ज्यादा ढलान किधर देखने मिलेगी? इस साइड। ठीक है। तो इस साइड क्या होगा? डेल्टा का निर्माण होगा, और इस साइड क्या होगा? डेल्टा का निर्माण नहीं होगा। समझ में आया? आया कि नहीं आया?
इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि आप सर इंट्रोडक्शन से आप नदियों में पहुंच जाते, टॉपिक वाइज नहीं पढ़ सकते सर, नॉट नहीं, टॉपिक से ही पढ़ाएंगे, मतलब अभी ये आपको मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही बता रहा हूँ। नदी से अगर जुड़ी है, देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, अगर याद रखने के लिए आपको उससे रिवाइज रहना चाहिए। आपकी नदी आई तो मैं आपको सारे फैक्ट क्लियर कर रहा हूँ। मैं आपको अगर नर्मदा अगर बता दूं 1312 और इतना बसना, मैं नर्मदा के आसपास की सारी चीज आपको बता रहा हूँ कि उस पर डैम क्या है और उसके आसपास कहाँ कहाँ पर होती है सारी चीज। अगर नर्मदा आप अगर पढ़ोगे तो कम से कम ये नोट्स देखोगे तो आपको पूरे नर्मदा का पूरा आपको पता चल जाएगा। नहीं तो आप नर्मदा में डैम जब जाओगे ना तो आपको डैम चैप्टर में डैम मिलेगा, आपको उसकी लेंथ जाओगे तो उस पर अलग मिलेगा, डेल्टा वाले चैप्टर में जाओगे तो आपको ज्योग्राफी में डेल्टा अलग मिलेगा। मैं सबका एक कंपाइल करके आपको वहीं पे बता रहा हूं, ठीक है, कि वो चीज आप कभी अगर नदियों का नाम भी आएगा तो आपको ये क्लिक करेगा तो उससे आपको ये मिलेगा, एक ही जगह आपको सब कुछ मिल जाएगा। नहीं तो आप नदियों के चैप्टर में जाएंगे आपको वहां पे नदी मिलेगी, डैम के चैप्टर में जाएंगे तो आपको डैम मिलेगा, वहां पे आपका टाइम वेस्ट होगा ना ढूंढने में। मैं आपको वहीं एक जगह सबको कंपाइल करके दे रहा हूं कि आप जब नर्मदा अगर खोलें तो शायद तक आपको कोई फैक्ट ना बचे, उस पर कौन सा डैम है, उस पर कौन सा झरना है, क्या सबसे बड़ी है, तो वहां पे आपको सब चीज मिल जाएगी। सही बोल रहा हूँ गलत बताइए आप, या आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है तो मैं टॉपिक वाइज पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं परिचय लिखवाना तो सिर्फ मैं परिचय बस लिखवा दूंगा, उसके बाद डैम अगर पढ़ना है तो डैम, जैसा आप चाहिए बताइए, कैसा चाहिए, ऐसी चाहिए कि फिर वैसा चाहिए, बताइए जैसा आपका सजेशन हो। हाँ इसी टाइप से पढ़ाएं। अब वही मैं बता रहा हूँ, क्या देखिए आप जैसे अगर नदी के चैप्टर में जाते हैं, काफी जगह आपने देखा होगा कि सिर्फ वहां फिर आप वो नदी में, आपको अगर नदी अगर पढ़ना है, आपको झरना जाना है तो आपको झरना का चैप्टर खोलना पड़ेगा, आपको नदियां खोलना है तो आपको नदियां का फैक्टर खोलना पड़ेगा। मगर मैं आपको यहाँ पे क्या, एक बार आप नर्मदा पढ़ोगे तो उसके आसपास आपको सब मिल जाएगा। इसलिए मैं आपको बस ये सब कंपाइल करके कर रहा हूँ कि वो कहां से निकलती है। अगर मैं अमरकंटक आया तो आपको वहां की सारी नदियां बता दिया कौन सी निकलती हैं, ठीक है। अमरकंटक आया तो वहां मैंने आपको पर्वत बता दिया, मैंने आपको वहां पे क्या मिल रहा है वो भी बता दिया, किससे विवाद चल रहा है तो वहां की सारी इंफॉर्मेशन आपकी वो हो रही है। और अगर आपको वैसा पढ़ना है तो मैं वैसा ही पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। चलिए इसके बाद अगली नदी है, देखिए बेतवा। बेतवा कहां से निकलती है, ये रायसेन के पास कुम्हारा गांव से, है ना। और इसकी लेंथ जो है कितनी है, अपन वहां भी पढ़ेंगे मगर जो बीच में आ रहा है तो उसको रिवाइज होते चलेगा आपका, ठीक है। 590 किलोमीटर। अब इस पे माती डीला डैम है, ठीक है। और अभी सबसे बड़ी केन बेतवा लिंक परियोजना हमारे बजट में पेश हुई है कि नहीं, ये सबसे बड़ी 1400 किलोमीटर 1400 करोड़ रुपए इसके लिए सैंक्शन किया गया है। और ये भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना थी, रिवर लिंक प्रोजेक्ट थी, जो मध्य प्रदेश से शुरुआत हुई थी। कभी इसकी बात अटल बिहारी वाजपेयी ने रखा था जब 1999 में, जब वो पीएम थे ना यहाँ के, तब ये बात उन्होंने रखा था। समझ में आ रहा है। चलिए अगली लिखिए टोन्स नदी। ये 200-250 किलोमीटर की इसकी लेंथ है और ये कहां मिल जाती है, ये मिल जाती है गंगा में। तो बस आपको याद रखना है हमारी दो नदी है, एक सोन और एक कौन सी, टोन्स। ये बस आपको कहां मिलेंगी, गंगा में मिलेंगी। बाकी सारी नदियों को आप मार सकते हैं तुक्का, किस पे, यमुना में। क्यों, क्योंकि मोस्टली नदी देखेंगे आपको चंबल से मिल जाती है और चंबल जाके कहां चले जाती है, यमुना से मिल जाती है, ठीक है। आया समझ में। और लिखिए और क्या बोलते हैं इसको, कोई बताएगा। देखिए अब इसके और नए नए नाम, घड़ियाल स्टेट कहने लगे हैं। हाँ घड़ियाल स्टेट लिखिए। अभी हाल ही की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा घड़ियाल कहां पाए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में, तो इसे घड़ियाल स्टेट भी इसका नाम दिया गया है। और लिखिए टाइगर स्टेट तो बोला ही जाता है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइगर कहां पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। और कितने पाए जाते हैं, 526। उसका भी आप कोड लिख सकते हैं, मकाऊ, मतलब मध्य प्रदेश, दूसरे कर्नाटक 526, दूसरे कर्नाटक में पाए जाते हैं। अच्छा देखिए ये रिपोर्ट हर साल आती है, जो टाइगर रिपोर्ट होती है हमारे लिए टाइगर बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो 2018 की रिपोर्ट का डाटा बता रहा हूं मैं। अभी 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाया जाएगा, इस दिन 2022 का नया डाटा आ जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट हर साल 4 साल में आती है, ठीक है। तो 2018 के डाटा के हिसाब से सबसे ज्यादा जो टाइगर पाए जाते हैं वो कहां पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, टाइगर स्टेट बोला जाता है, 526। और इसके बाद कर्नाटक है, कर्नाटक में कितना, 524। और इसके बाद उत्तराखंड में पाए जाते हैं, ठीक है।
कोड है मकाऊ, इसलिए हम इसको टाइगर स्टेट बोलते हैं, ठीक है। अब इसको और क्या बोला जा रहा है अभी, गिद्ध स्टेट बोला जा रहा है। सबसे ज्यादा गिद्ध कहां मिले हैं, मध्य प्रदेश में मिले हैं। पन्ना में देखने मिलते हैं गिद्ध, है ना। कहां देखने मिलते हैं, गिद्ध परियोजना, ये वल्चर परियोजना, गिद्ध स्टेट भी बोले लगने हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा गिद्ध कहां पाए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में पाए जा रहे हैं, ठीक है। और मध्य प्रदेश की भी किस राष्ट्रीय उद्यान में, पन्ना में, लिख लीजिए पन्ना। तो ये सब इसके नाम हो गए हैं, टाइगर स्टेट, घड़ियाल स्टेट, गिद्ध स्टेट, लेपर्ड स्टेट भी लिख सकते हैं आप। अब लेपर्ड स्टेट भी क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा चीता भी कहां मिल रहा है, मध्य प्रदेश में मिल रहा है, तो आपको लेपर्ड स्टेट के नाम से भी ये जाना जाएगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, सोया स्टेट। क्यों बोलते हैं सोया स्टेट, क्योंकि सबसे ज्यादा सोयाबीन कहां पे उत्पादन होती है, मध्य प्रदेश में। दालों में भी सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश का भी उज्जैन जिला, उज्जैन में अकेले 60% क्या होता है, सोयाबीन होता है, ठीक है। और आईएएस का क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किस पे मिलता था, तो वो भी किस पे, सोयाबीन में 46%। सब चीज लिख लीजिए, ये हो गया। तो और नाम लिखिए इसका, सोया स्टेट। क्यों, क्योंकि सोयाबीन के उत्पादन में सबसे नंबर 1 है, ठीक है, लिख लीजिए। और लिख लीजिए 60% सोयाबीन कहां होता है, सिर्फ उज्जैन में होता है ना। कहां पे होता है, उज्जैन में होता है, ठीक है। और इस पे 46% क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है। सबसे ज्यादा प्रोटीन अगर किसी में पाया जाता है तो वो क्या है, सोयाबीन में, ठीक है। और यहां से 2 क्वेश्चन और आते हैं सोयाबीन से, क्या कि सोयाबीन का एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का रिसर्च सेंटर या अनुसंधान केंद्र कहां पर है, बताइए। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, एक पूछता है अनुसंधान केंद्र, और एक पूछता है सोयाबीन का, ये कंफ्यूजन क्वेश्चन है, एक पूछता है सोयाबीन का सबसे बड़ा संयंत्र कहां पर है, प्लांट कहां पर है। और एक और क्वेश्चन पूछता है सोयाबीन का सबसे बड़ा सरकारी कारखाना। ये 3 क्वेश्चन पूछता है, सोयाबीन का सबसे बड़ा सरकारी कारखाना। बताइए, ये 3 क्वेश्चन आते हैं और बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है। ये इसको यहां लिख लीजिए थोड़ा, ये वाला एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन सबसे बड़ा संयंत्र यहां पे है ना, ये एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का संयंत्र कहां पे है, और सबसे बड़ा सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। एक सेकंड फिर से लिख दे रहा हूं, कंफ्यूज। एक लिखिए एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहां पर है, प्लांट कहां पर है, और सोयाबीन का अनुसंधान केंद्र कहां पर है। सोयाबीन का अनुसंधान केंद्र कहां पर है। और तीसरा लिखिए सोयाबीन का सरकारी कारखाना। ये 3 क्वेश्चन आते हैं और बहुत कंफ्यूजन है ये क्वेश्चन। बताइए मुझे, एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र सोयाबीन का कहां पर है, उज्जैन में। कहां पर है, उज्जैन। अगर दूसरा पूछेगा सोयाबीन का अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर, तो क्या बोलोगे,
इंदौर। और अगर तीसरा पूछेगा सोयाबीन का सरकारी कारखाना, तो कहां पे है ये अब बंद हो गया, मगर था कहां पे, सिवनी में। यहां पे सोयाबीन की बिस्किट बनाई जाती थी, ठीक है। कहां पर है, सिवनी। और क्या बनाई जाती थी यहां पे, सोयाबीन की, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे, याद रखना। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का संयंत्र या प्लांट कहां पर है, उज्जैन में है। और सोयाबीन का अनुसंधान केंद्र, भाई देखिए रिसर्च सेंटर कहां पे होगा, कोई बड़े शहर में ही होगा ना, तो उससे याद रख लीजिए आप, इंदौर। और फिर सोयाबीन का जो सरकारी कारखाना है, तो एक सरकारी कारखाना आप कहां मिलेगा, सिवनी में। तो वो सोयाबीन की वहां पे क्या बिस्किट बनती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और सबसे ज्यादा सोयाबीन कहां उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में, उज्जैन में। परसेंटेज पूछा है कितना, 60%, ठीक है। चलिए, और कौन सा स्टेट बोलते हैं, और क्या नाम है इसका, एक सेंट्रल प्रोविजंस एंड बरार भी कहते हैं इसको, है ना। ब्रिटिश के समय इसको बोला जाता था सेंट्रल प्रोविजंस और बरार, सेंट्रल प्रोविजंस और बरार, ठीक है, ये भी इसको बोला जाता है, ठीक है। एक ये भी इसका नाम है। तो हमने क्या क्या नाम पढ़े इसके, एक तो पढ़े हमने इसको क्या, हाँ मध्य प्रदेश, है ना। देखिए मध्य प्रदेश कब, जब 1956 में हमारा राज्य बन गया ना, तब से इसको बोला जाता है। उसके पहले इसको सेंट्रल प्रोविजन बरार बोला जाता था, ठीक है। एक नाम हो गया सेंट्रल प्रोविजन बरार, एक हो गया हृदय प्रदेश, है ना, एक हो गया नदियों का मायका, और क्या बोला गया, हाँ टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट, घड़ियाल स्टेट, गिद्ध स्टेट, सोया स्टेट, ठीक है, और कोहिनूर स्टेट, और कुछ छोड़े, इतने सब इसके नाम हैं, ठीक है। अब समझ में आया, तो ये इसके नामकरण है ना। और हृदय प्रदेश की संज्ञा क्यों दी थी, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो अब समझ में आया ये सब। और सेंट्रल प्रोविजन बरार, जब 1 नवंबर 1956 में हमारा गठन हो गया ना, तब से मध्य प्रदेश नाम आ गया था। जब हम गठन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा सबकी कैसे क्या हुआ था। और बस ये सब चीज की आप समझ में आया कि मध्य प्रदेश क्यों पढ़ा, हृदय प्रदेश क्यों पढ़ा, नदियों का मायका क्यों बोल रहे हैं, टाइगर स्टेट क्यों बोल रहे हैं, लेपर्ड स्टेट, घड़ियाल स्टेट, गिद्ध स्टेट, सोया स्टेट और कोहिनूर स्टेट, इतने जो सब नाम है और क्यों बोल रहे हैं उसके पूरे पता चला, ठीक समझ में आया। चलिए अगला लिखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी या इसका गठन लिखिए। इसका गठन या इसका फॉर्मेशन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फॉर्मेशन, कब हुआ था, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956, ठीक है, उस समय इसका गठन हुआ था। आप लोग को इसका बस थोड़ा सा भी बता रहा हूं, अपन गठन में पढ़ेंगे। फजल अली आयोग आया था, किस आयोग के तहत मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी, फजल अली आयोग। 1953 में फजल अली आयोग आता है, जो एक भाषाओं के आधार पर राज्यों को बांटने की बात कहता है। जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, तो हम उसके अंदर राज्यों को बांटना था। तो 1953 में एक भाषाओं के आधार पर एक आयोग आता है जिसका नाम था फजल अली आयोग। उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, फजल अली थे। और उसके 2 अन्य सदस्य भी थे जिनका नाम था कुंजरू और पणिक्कर। तो जिन्होंने बोला था कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी, 1956 में। और उसके तहत हमारे यहाँ पे 14 राज्य और 6 यूटी बने थे, ठीक है। और उसमें से एक था कौन, मध्य प्रदेश। इसलिए हम 1 नवंबर 1956 को क्या मनाते हैं, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस। तो इसका गठन भी लिख सकते हैं या इसकी स्थापना दिवस या एस्टेब्लिश डे भी लिख सकते हैं, कब, 1 नवंबर, ठीक है।
और ये क्वेश्चन आ चुका है कि जब ये 1956 में बना था तब कितने राज्य बने थे? 14 राज्य और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। नहीं, 14 राज्य बने थे ना, अभी जिले नहीं, अभी तो वो गठन में पढ़ूंगा मैं। जब ये आया फजल अली आयोग आया था ना, तो मध्य प्रदेश के लिए बस थोड़ी आया था, पूरे राज्यों के लिए आया था, है ना। इसलिए इसके साथ साथ क्वेश्चन आता है, इनके साथ साथ कौन कौन से राज्य भी हैं जो क्या करते हैं, अपना दिवस मनाते हैं 1 नवंबर को। तो उनका कोड लिख सकते हैं आप। क्या बताया था आपका इत्र महका। ये मध्य प्रदेश के साथ कुछ ऐसे और भी राज्य हैं जिनकी स्थापना भी 1 नवंबर को हुई है, इसलिए ये राज्यों भी 1 नवंबर को मध्य प्रदेश के साथ साथ भी स्थापना दिवस मनाते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? एक है आंध्र प्रदेश, एपी लिख दे रहा हूं। दूसरा है पंजाब, कर्नाटक। तीसरा इत्र साइलेंट है, तीसरा है मध्य प्रदेश, हरियाणा और एक है केरल। अब इनका सबका गठन भी एक तारीख, सन अलग अलग था मगर तारीख 1 नवंबर की थी। तो पूछ लेता है क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के साथ और कौन से भी राज्य हैं जो एक तारीख को अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं। तो उनका कोड है आपका इत्र महका। आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1953 में बना था और ये भाषाई आधार पर ये लिंग्विस्टिक बेस्ड होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। बताया था आप लोग को। दूसरा था पंजाब, 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966 में बना था ये, ठीक है। और कर्नाटक भी कब बना था? 1956 में, मगर सबकी तारीख 1 नवंबर है। और इत्र जो है ये साइलेंट है ना। वैसे कोई बताएगा इत्र की खोज किसने की थी? जो नूरजहां की जो मां थी अस्मत बेगम, उन्हीं ने सबसे पहले इत्र की खोज की थी। क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से, ठीक है। उसके बाद आता है एमपी, तो आपको पता है 1956 में बना, हरियाणा 1966 में बना और केरल 1956 में बना। मगर सब बने कब? 1 नवंबर को, ठीक है। और इसके साथ एक राज्य और लिख लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है, हमारा छत्तीसगढ़, जिसका जो बना कब? 1 नवंबर 2000 को ये पुनर्गठन हुआ था मध्य प्रदेश का। तो ये कुछ राज्य हैं जो 1 नवंबर को मध्य प्रदेश के साथ ही अपना राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं। समझ में आ रहा है? आया कि नहीं आया? कि इसका गठन फॉर्मेशन कब हुआ? 1 नवंबर 1956। और किस समिति के तहत हुआ? क्वेश्चन आते हैं तो क्या बोलोगे? फजल अली समिति, या इंग्लिश में कमिटी कहते हैं। इस कमिटी के तहत आया। इसके 2 अध्यक्ष थे, एक थे कुंजरू और एक थे पणिक्कर, ठीक है। ये लोग आए थे। ये 1953 में बना था, जब बहुत ज्यादा, इसके पहले भी और जब मैं गठन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। एक जेबीपी समिति आई थी 1940 में, एक धर आयोग आया था। पूछता है क्वेश्चन की सबसे, वो गठन में बात करूंगा मैं आपको, वो भी आयोग आए थे। ये सब राज्य बनाने से पहले 2 और आयोग आए थे। एक धर आयोग आया था 1948 में, एक और आया था जेबीपी माने जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया कमेटी, वो भी आई थी। उसके बाद में एक और आयोग आता है जिसका नाम है फजल अली आयोग। ये कब आता है? 1953 में। और ये अपनी रिपोर्ट कब पेश करता है? 1956 में। और उसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे, ठीक है। इसलिए हम 1 तारीख को हम अपना क्या मनाते हैं? स्थापना दिवस या एस्टेब्लिश डे, 1 नवंबर को। समझ में आ रहा है? और ये कुछ राज्य हैं जो इनके साथ भी अपनी क्या मनाते हैं? स्थापना दिवस मनाते हैं। आया? चलिए, अब लिख लीजिए इसका पुनर्गठन कब हुआ? पुनर्गठन क्या हुआ? रीफॉर्मेशन कब हुआ लिख सकते हैं आप। जो इसका रीफॉर्मेशन, ये रीऑर्गेनाइजेशन भी लिख सकते हैं। रीफॉर्मेशन हुआ इसका कब? 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे संविधान में 84वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया और जिसके तहत मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया, ठीक है। तो 1 नवंबर को, अभी कितने जिले हैं और ये क्या सब मैं गठन में बताऊंगा आपको। 1 नवंबर 2000 को इसका क्या हुआ गया? पुनर्गठन हुआ गया या रीफॉर्मेशन हुआ गया। क्वेश्चन पूछता है, पुनर्गठन लिख लीजिए।
पुनर्गठन, ठीक है, 1 नवंबर 2000 को। अच्छा, क्वेश्चन पूछता है कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया, तो लिख लीजिए 84वां संविधान संशोधन। 84वां संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका से लिए थे हमने ये संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की प्रक्रिया, जो हमारे भाग 20 में दी गई है, ठीक है। 84वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत छत्तीसगढ़ अलग हो गया हमसे, ठीक है। तो एक यहां 3 राज्य बने थे, 1 नवंबर 2000 को कौन बन गया था, छत्तीसगढ़ अलग हुआ था हमसे, ठीक है। और इसके बाद एक और आता है 9 नवंबर 2000 को, और एक आता है 15 नवंबर को 2000 को। 1 नवंबर 2000 को तो छत्तीसगढ़ बन गया था मध्य प्रदेश से अलग होके। ये संविधान संशोधन एक ही था मगर 3 राज्य को बनाया गया था, तो 26वां राज्य बन गया था छत्तीसगढ़, समझ में आ रहा है। और 9 नवंबर 2000 को कौन सा राज्य बना था, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बन गया, तो उत्तराखंड दिवस हम कब मनाते हैं, 9 नवंबर को। और ये बन गया कौन सा, 27वां राज्य। और 28वां राज्य बन गया था 15 नवंबर को, कौन सा, बिहार से अलग होकर झारखंड, बिहार से अलग होकर बन गया था यहां बना था उत्तराखंड, और यहां बना था झारखंड। ये बिहार से अलग होकर बना था और ये यूपी से अलग होकर बना था, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये 28 राज्य हो गए थे हमारे। इसके बाद 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को एक राज्य बन गया आंध्र प्रदेश से अलग होकर, तेलंगाना। श्री कृष्णा कमेटी के तहत बना था, 31 जिले पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और 2014 तक हमारे पास भारत में 29 जिले थे, 29 राज्य हो गए थे, 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, समझ में आ रहा है समझ में। तो ये 84वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये 3 राज्य बनाए गए थे। अगर पूछ ले आपसे तो कौन कौन से, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड यूपी से अलग होके बना था, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड हुआ था बिहार से अलग होके, ठीक है। तो 26, 27, 28 और 2 जून 2014 को 29वां राज्य बन गया था। तो अभी तक हमारे 29 राज्य चलते थे, मगर 31 अक्टूबर, ये लिख लिया आप लोग ने, मगर देखिए 31 अक्टूबर ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है इस दिन। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या करा गया, केंद्र शासित प्रदेश थे, उनको तोड़कर अब राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो यहां पे अब हमारे पास जो कितने हो गए थे, कश्मीर और एक और क्या कर दिया गया, लद्दाख, इन दोनों को अलग करके एक केंद्र शासित प्रदेश थे पहले ये, अब इनको क्या राज्य बना दिया गया है। 370 धारा हटी थी ना, तो बाद में घोषणा इस दिन हुई थी 31 अक्टूबर को, ठीक है। तो ये कर दिया गया, और दमन एंड दीप, दमन और दीप को भी मिला के क्या कर दिया गया है, एक यूटी बना दिया गया है, ठीक है। और एक राज्य कम हो गया क्योंकि जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये पूरा एक ही था ना, अब उनको 2 यूटी बना दिया था। तो वर्तमान में पूछेगा तो 8 बस याद रखना है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये यूटी है अभी हमारे भारत में, ठीक है। और दमन एंड दीप और दादर एंड नागर हवेली को मिला के एक यूटी कर दिया गया है, दादर और नागर हवेली को मिला के एक यूटी बना दिया गया है। और ये किया गया है 26 जनवरी 2020 में, ठीक है, ठीक है। ये केंद्र शासित प्रदेश थे तो इनको राज्य बना दिया गया है, ठीक है। और इनको क्या किया गया है, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, इनको एक कर दिया गया है, ठीक है। ये 26 जनवरी 2020 को कर दिया गया था, और ये कब किया था, 31 अक्टूबर 2019 को। तो ये सब चीज होते होते आज 28 राज्य हमारे पास और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, समझ में आया। हाँ, अब अलग अलग हो गए, अब वो अभी वहां पे परसिमन चल रहा है, डिलिमिटेशन चल रहा है, वहां पे सीट डिसाइड की जा रही है ना, लद्दाख और कश्मीर के लिए। तो कश्मीर में तो बना ही जा रहा है, ठीक है। और ये पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, पर अब इन्हें राज्य का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। सर वो
अभी केंद्र शासित प्रदेश है ना सर, कौन सा? वो कश्मीर और लद्दाख। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, ठीक है, हाँ पहले राज्य थे, अब केंद्र शासित प्रदेश हो गए, ठीक है। तो ये कितने हो गए? 8 केंद्र शासित प्रदेश, है ना, वो थोड़ा मैं उल्टा बोल दिया था, वो अभी क्या केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया है, ठीक है। पहले राज्य का दर्जा था और बहुत स्पेशल स्टेटस में चलती थी, 370 ये 35A वहां पे चलती थी, ठीक है। तो अब दोनों क्या कर दिया गया है, दोनों को तोड़कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो अगर आप पूछेगा भी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा हो चुका है? लद्दाख हो चुका है। ये नया डाटा है, ठीक है। अफगानिस्तान से भी अब कौन टच कर रहा है? लद्दाख भी करने लगा। पहले कश्मीर, बस दोनों कश्मीर था ना, कश्मीर और लद्दाख मिलके दोनों एक ही राज्य था कि नहीं था? तो पहले अफगानिस्तान से सिर्फ कौन लगता था? कश्मीर। मगर अब जब दोनों टूट गया है और दो अलग अलग यूटी बन गई, तो अगर आप पूछेगा अफगानिस्तान से कौन लगते हैं, तो कश्मीर भी लगता है और लद्दाख भी लगता है, ठीक है। और ये दो को मर्ज कर दिया गया था, दमन एंड दीप और दादर एंड नागर हवेली। पहले ये दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थी, अब इनको मर्ज करके एक कर दिया गया। ये मुंबई के नीचे आपको देखने मिलेगी, ठीक है। इनको कभी अपन ने फ्रांस से जीता था, ठीक है। तो ये किया गया है 26 जनवरी 2020 को। ये दोनों को मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और ये राज्य थे तो इनको केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है, ठीक है। तो कब बदला है? 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे पास अभी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सब समझ में आया? हाँ, एरिया वाइज भी अभी पूछेगा तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? लद्दाख। सबसे बड़ा जिला भी अगर पूछेगा भारत का तो लद्दाख। ये अपडेट है, पहले आप लोग पुरानी बुक में अगर पढ़ रहे होंगे तो उस पर आया होगा कि सबसे बड़ा जिला भारत का कौन सा है? कच्छ, और सबसे छोटा माहे। मगर जब से ये बना है ना, तो अभी जो उस समय से जो नई बुक आई है उस पर आपको देखने मिलेगा सबसे बड़ा जिला या सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश वो कौन सा हो गया है? लद्दाख। समझ में आ रहा है? चलिए, तो पुनर्गठन लिख लीजिए। हमारा पुनर्गठन कब हुआ है? 1 नवंबर 2000। आया समझ में? नामकरण मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आगे लिखिए, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? हाँ, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? कितना क्षेत्रफल है बताइए? कितना? वर्ग किलोमीटर, इतना है ना। ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश कौन से नंबर में है भारत में? दूसरे नंबर में है भाई। सबसे बड़ा और क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश का राज्य कौन सा है? राजस्थान। देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र और फिर है यूपी। तो मध्य प्रदेश कौन से नंबर में आ रहा है? ये 3,41,000 किलोमीटर में फैला है और हमारा मध्य प्रदेश फैला है। तो इस 2 से आप याद रख सकते हैं कौन सा नंबर है हमारा? दूसरा। क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, तो क्या बोलोगे? मध्य प्रदेश। कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर फैला है, ठीक है। और इस 2 से याद रख लीजिए आप कौन से नंबर का है? दूसरा। उसके बाद है महाराष्ट्र और उसके बाद कौन है? यूपी, ठीक है। चलिए, और क्या बचा मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश का कोई अक्षांश बताएगा? और पहले मुझे बताइए अक्षांश होता क्या है? लैटिट्यूड। जो लेटी हुई लाइन होगी वो क्या होगी? लैटिट्यूड होगी, ठीक है। आप पृथ्वी में देखे होंगे, ये अपनी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में कुछ लाइन ऐसी देखने मिलती है आपको जो भूमध्य के पैरेलल दिखेंगी और कुछ लाइन ऐसी देखने मिलेंगी। तो ये जो लाइन है जो लंबवत हो रही है इन्हें हम कहते हैं देशांतर रेखा। इनकी संख्या 360 होती है और ये जो लेटी हुई लाइन है इनको बोलते हैं अक्षांश, या हम बोलते हैं इसको लैटिट्यूड। समझ में आ रहा है? और ये क्यों बनाई जाती है? ये हम किसी भी जगह के पर्टिकुलर लोकेशन को बनाने के लिए इन लाइनों को एक काल्पनिक रेखा, ये इमेजिनरी लाइन है, ये कोई लाइन पहले से बनी नहीं है वहां पे पृथ्वी पे, ये एक काल्पनिक रेखा है जिनको हम बनाया गया है जिससे हम किसी भी देश की क्या एग्जैक्ट लोकेशन देख पाए। क्योंकि सूर्य जब अरुणाचल प्रदेश में निकलता है और गुजरात तक पहुंचता है तो 2 घंटे का अंतर मिलता है सूर्य की रोशनी में। तो वहां पे अगर किसी को टाइम बताना है, जैसे इंग्लैंड में मैच होता है ना, तो आपने ग्रीनविच नाम सुना होगा, तो उससे 5.5 घंटा आगे हमारा टाइम। अगर इंग्लैंड में 12 बजे मैच है तो हम कितने बजे देखेंगे? 5:30 बजे शुरू करते हैं टीवी, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन हर जगह की, क्योंकि जो भौगोलिक ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसके सब जगह का अलग अलग समय है।
और सूर्य की रोशनी अलग अलग से पहुंचती है, इसलिए एग्जैक्ट लोकेशन करने के लिए हम इस लाइनों का प्रयोग करते हैं। तो वैसे ही हमारे भारत का अक्षांश होता है, देशांतर होता है, तो वैसे ही मध्य प्रदेश का भी अक्षांश कितना है बताइए कोई? 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश। अब उत्तरी उत्तरी क्यों है? क्योंकि हमारा जो भारत है वो कहां पे? उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है, तो उत्तरी उत्तर आएगा ना, साउथ में तो है ही नहीं। और इसी की तरह यहां का देशांतर भी होता है। देशांतर कितना है? 74 डिग्री पूर्वी देशांतर या ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। ये मध्य प्रदेश का क्या हो गया? अक्षांश और देशांत। अगर आपसे पूछेगा इसका अक्षांश 21 डिग्री 6 से, है ना, मतलब ये अगर हमारा मध्य प्रदेश है तो यहां से जो बुरहानपुर से लेके यहां तक का कितना आएगा? 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री 30 तक आएगा, और यहां पे 74 डिग्री 9 से 82 डिग्री 48 तक आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हो गए हमारे अक्षांश और देशांतर। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? अब ये आया है तो इसके साथ साथ भारत का ही बता दो, अक्षांश और देशांत क्या होता है बताइए? कितना होता है भारत का? हाँ, 8 डिग्री 4 से लेके, ये हो गया, ऊपर का लिख लियो, भारत का भी लिख लीजिए वहीं पे। भारत का अक्षांश जो होता है कितना होता है बताइए? 8 डिग्री 4 से उत्तरी अक्षांश से कितना होता है? 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। ये भारत का हो गया। ठीक है, इसके बाद देशांतर भी होगा इसका। कितना होता है? कितना होता है बताइए? पूर्वी देशांतर से कितना होता है? ठीक है, अब मैं इसके साथ आपको ये भी बता दिया, कभी आपको दूसरा पेज खोल के नहीं देखना पड़ेगा। जब इसको खोलोगे आप तो ये दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं, भारत का भी पूछता है और मध्य प्रदेश का भी पूछता है, तो आपको एक ही जगह कंपाइल मिल रहा है। ठीक है, चलिए बाकी अब कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आया समझ में आप लोग को? ठीक है, बाकी और जो परिचय है कल हम देखेंगे। ठीक है, और आप पढ़ के आना। ठीक है, आप लोग